रुचि सुबह सुबह नहाकर अपने कमरे में आई होती है और 2 कपड़े लेकर बैठ जाती है। ये देखकर रुचि का पति मयंक कहता है, क्या हुआ रुचि, तुम ऐसे शांत क्यों बैठी हो? नहाकर आई हो, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या तैयार हूँ मयंक जी, 2 कपड़े हैं, रोज रोज यही पहनकर निकल जाती हूँ कमरे से बाहर। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि नई बहू है और कपड़े वही पुराने। तुम भी ना बिल्कुल पागल हो, कोई कुछ नहीं सोचेगा तुम्हारे बारे में घर में। तुम वैसे भी इतने सुंदर हो कि तुम्हारे कपड़ों पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। आप मेरे पति हो लेकिन बाकी सब तो नहीं है ना। आपको मैं भले ही खूबसूरत दिखूं लेकिन बाकी सब मुझे मेरे कपड़े से ही जज करते हैं। कसम से बहुत बुरा लगता है मुझे तो जब मैं 2 जोड़ी कपड़ों में ही रोज रोज बाहर उठकर चली जाती हूँ। तुम भी क्या इतनी परेशान हो रही हो? चलो छोड़ो, इतनी सी बात है, बाहर चलते हैं। रुचि और मयंक आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ रुचि की ननद सोनी आती है। अरे भाभी, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? आपको पता है ना आज हमें मंदिर में जाना है। मुझे तो लगा अब तक आप तैयार भी हो गई होंगी। मैं तैयार हो ही रही थी लेकिन अपना हाल देखकर ना बहुत बुरा लगा। कुछ है ही नहीं पहनने को। तुम खुद बताओ सोनी, एक नई बहू बाहर मंदिर ऐसे ही चली जाएगी क्या सादे से कपड़े में? लोग भी देखेंगे तो पता नहीं क्या बोलेंगे मेरे बारे में। मुझे तो लगा आपको ये सूट बड़ा प्यारा लग रहा है, इसमें क्या खराबी है? आप तो इसमें बहुत सुंदर लगोगी। उस दिन देखा था मैंने, आप इसमें ना बहुत अच्छी लग रही थी, यही पहन लो। देखा रुचि, मैं पहले ही कह रहा था कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला। तुम हर कपड़ों में अच्छी लगती हो लेकिन तुम मेरी बात मान ही नहीं रही थी। अब तो मान गई ना, सोनी भी यही कह रही है। चलो अब इतना ज्यादा मत सोचो, जल्दी से तैयार हो जाओ वरना तुम्हें लेट हो जाओगी और बाद में बोलोगी मैं लेट हो गई। मैं नहीं जा रही कहीं। आप दोनों भाई बहन को तो मेरा दुख दिखता ही नहीं है। अरे नहीं बहू, ऐसे कुछ भी पहन के चली जाए तो लोग तो बातें बनाएंगे ना। आप लोगों को तो फर्क पड़ेगा नहीं। मैं नहीं जा रही आपके साथ, जिसको जाना है खुद चले जाओ। अरे तुम तो गुस्सा हो गए। मैं ये बोल रहा था कि अभी चलो, मैं तुम्हें फिर नए कपड़े दिला दूंगा। जो तुम बोलोगी वो दिलाऊंगा, तब तो कोई परेशानी नहीं होगी ना। भैया कपड़े तो दिला ही रहे, और रही बात अभी क्या पहनने की, तो मेरे पास ना एक नया सूट पड़ा है, मैंने कभी नहीं पहना। शायद वो आपके लिए ही बना था। अभी मैं वो लेकर आती हूँ, आप वो पहन लेना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको। आप लोग इतना बोल रहे हो तो फिर मुझे क्या परेशानी होगी। ठीक है, मैं चल लेती हूँ, लेकिन याद से मयंक जी मुझे दिला देना नया सूट। और सोनी, जो तुम मेरे लिए अपना नया वाला सूट लेकर आ रही हो ना, वो मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगी क्योंकि वो नया है ना, तो मैं क्या वापस दूं, मैं ही रख लेती हूँ, ठीक है ना। रुचि ऐसे ही हर जगह कपड़ों के लिए रोती रहती और सबसे कपड़े लेती रहती। ऐसा कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आने वाला होता है, तो रुचि अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मैं ना करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती। क्यों बहू, क्या हुआ? करवा चौथ का व्रत तो हर सुहागन को रखना चाहिए, और तू है कि मना कर रही है? माँ जी आप ही बताओ, करवा चौथ का व्रत लाल नई साड़ी पहन कर रखा जाता है, और वो भी दिन में अलग पहनी जाती है, रात के समय अलग। लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और ना ही इन्होंने मुझे पैसे दिए कुछ नया लाने के लिए। अब मैं कहाँ से कपड़े लाऊं, आप बताइए। अरे बहू, बस इतनी सी बात के लिए करवा चौथ का व्रत रखने से मना कर देगी? तुझे पता है ना, पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है ये व्रत, और तू बस एक साड़ी के लिए अपने पति की उम्र के साथ खेल रही है। ये तुझे गलत नहीं लग रहा क्या? सही कह रही हैं आप माँ जी, लेकिन ये भी तो सही है ना कि लाल साड़ी ही सुहाग का प्रतीक होता है। अब जब मेरे पास वो साड़ी नहीं है तो मैं क्या करूंगी? खैर छोड़ो, जाने दो, आपको मैं ही गलत लगूंगी। अरे ठीक है, अब कपड़ों का रोना मत रो। अगर तेरे को लाल साड़ी चाहिए ना तो मैं दिला दूंगी, लेकिन तू मेरे बेटे के लिए करवा चौथ का व्रत जरूर रखेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू और लोगों से अलग जाए। माँ जी एक बात और कहूँ, मतलब अगर आप बुरा न माने तो। अरे बोल दे बहू, जो बोलना है। आपको पता है ना, कुछ दिनों बाद मेरे भाई की शादी है और मेरे पास शादी में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
और आप दिला ही रही हो तो उस दिन के लिए भी दिला ही देना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी सास ने मुझे इतना सब दिलाया है। और वैसे भी आप मुझे मना तो करोगी नहीं क्योंकि आप मेरी प्यारी 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 सास हो। बिल्कुल बहू बिल्कुल। इंसान को कैसे मनाना है ये सब तो कोई तुझसे सीखे, क्योंकि पहले तो तू कपड़े के लिए रो रही थी और कपड़े मिल गए तो सीधा सर पर चढ़कर अपनी भाई की शादी के लिए कपड़े मांग रही है। तुझे पता है ये सब कितना महंगा आता है, और तू एक में तो मानने वाली है नहीं। माँ जी अब आप बताओ, महंगे सस्ते के चक्कर को देखकर मैं अपने भाई की शादी में कुछ अच्छा पहनूं ही ना, है? नहीं दिलाना तो साफ मना कर दो, मैं कुछ और देख लूंगी। रुचि अपनी सास को कपड़े दिलाने के लिए मना ही लेती है और बेचारी रुचि की सास को थक हार के अपनी बहू को नए कपड़े दिलाने ही पड़ते हैं। ऐसा कई बार होता है। कुछ दिनों बाद मयंक और रुचि के ससुर जयशंकर दोनों बनियान में घूम रहे होते हैं। ये देखकर रुचि उनसे कहती है, पापा जी मयंक तो है ही बेशर्म, लेकिन आपको भी शर्म नहीं आई है क्या? घर में एक बहू है, जवान बेटी है, और आप हो कि बेशर्म होकर बनियान में घूम रहे हो, थोड़ी तो शर्म रख लो। इसमें शर्म वाली क्या बात है? जब हमारे पास पैसे ही नहीं कपड़े खरीदने के तो बनियान में घूमना ही पड़ेगा ना। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि आज बनियान में घूम रहे हैं, कल को नंगे घूमते नजर आएंगे हम दोनों। आप दोनों बैंक में अच्छी नौकरी करते हो और इतने पैसे कमा लेते हो कि कोई मांगने आ जाए तो देते थक जाओ, पर पैसे कम ना हो। और आप दोनों ये कह रहे हो कि पैसे नहीं है? अरे पागल किसे बना रहे हो? मैं भी इसी घर में रहती हूँ, सब देखती हूँ। बहू मयंक बेटा गलत कहाँ बोल रहा है? अब तुम खुद बताओ, सारे पैसे तो तुम्हारे नए नए कपड़े खरीदने में चले जाते हैं, फिर भी तुम्हारा रोना बंद नहीं होता। और हम यहाँ 2 शर्ट में पूरा महीना गुजार ले, फिर भी कभी शिकायत नहीं करते। और अब तो वो खरीदने तक के पैसा नहीं है। कोई बात नहीं रुचि, तुम इतना परेशान मत हो। हमारा क्या है, हम तो अपना काम बनियान में भी चला लेंगे, लेकिन हम तुम्हें ना रोज नए कपड़े दिलाएंगे। बिल्कुल, अब तो कोई परेशानी नहीं है ना तुम्हें? और अगर है तो पहले बता देना, हम बनियान पहनना भी छोड़ देंगे अब। अपने पति और ससुर की बात सुनकर रुचि का मुंह बंद हो जाता है और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अपने पति और ससुर को ऐसे कई दिनों तक बनियान में घूमते देखकर रुचि को काफी बुरा लगता है। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद रुचि सबके पास जाकर कहती है, आप लोग सही कह रहे हो, मुझे बिना बात इतने कपड़े नहीं लेने चाहिए। मैंने सारी अलमारियां भर दी, फिर भी मेरे नए कपड़े लेने का भूत नहीं उतरा। मुझे माफ कर दो, अब आगे से ऐसे कभी नहीं करूंगी। जसलीन एक खूबसूरत मॉडल है। उसकी सुंदरता का चर्चा इस कदर है कि वो जहां जाती है उसकी तारीफ उससे पहले वहां पहुंच जाती है। जसलीन 4 साल से गौरव के साथ रिलेशनशिप में है। गौरव एक बिजनेसमैन है और जसलीन से शादी करना चाहता है। एक दिन गौरव ने जसलीन को मिलने बुलाया। जसलीन, तुम तो इतनी बिजी रहती हो कि तुम्हारे पास मुझे मिलने का भी टाइम नहीं होता। आपको पता है ना गौरव, मैं शूट में बिजी रहती हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। वैसे आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी थी ना? जसलीन, मेरे घर वाले मुझसे 2 साल से शादी के लिए बोल रहे हैं और मैं उन्हें बार बार टाल रहा हूँ, लेकिन अब मैं उन्हें और मना नहीं कर सकता। तुम जसलीन गौरव की बात काटते हुए कहती है, क्या गौरव, आपने फिर से शादी का राग आलापना शुरू कर दिया? हमारी इस बारे में पहले बात हो चुकी है ना? मेरा करियर पीक पर है, मुझे बहुत सारी कंपनी के मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। मैं शादी करके किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। जसलीन, किसने कहा कि शादी के बाद करियर बर्बाद हो जाता है? मैं तुम्हारे लिए जो बेस्ट होगा वो करूंगा, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मेरी परेशानी समझने की कोशिश करो। मेरी माँ ने लड़कियां देखना भी शुरू कर दिया है, पर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज जसलीन, शादी के लिए हाँ कर दो। गौरव के बार बार समझाने पर जसलीन ने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन जसलीन की सास सुमित्रा देवी ने अपने बेटे और बहू से कहा,
तुम दोनों की शादी की सभी रस्में अच्छी तरह से निपट गई और तुम दोनों अपने अपने कामों में दोबारा व्यस्त हो गए, लेकिन मैं दिन भर अकेली रहती हूँ। इसलिए तुम दोनों मुझे एक पोता दे दो ताकि मेरा भी दिल लगा रहे। अपनी सास के मुंह से बच्चे की बात सुनकर जसलीन गुस्से से तमतमा उठी और बोली, माँ जी कैसी बात कर रही हो? बच्चा अभी से? ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे क्या हुआ जसलीन, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? माँ ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? देखो गौरव, तुम्हारे कहने से मैंने शादी तो कर ली है, लेकिन बच्चों के झंझट में मैं नहीं पड़ने वाली। मैं एक मॉडल हूँ, बच्चों के चक्कर में आकर अपना फिगर खराब नहीं करना है मुझे। ये कहकर जसलीन गुस्से से वहां से चली गई। बेटा तू ही समझा अपनी पत्नी को, आज नहीं तो कल तो बच्चा करना ही है ना। तुम दोनों की उम्र बढ़ती जा रही है और अधिक समय हो गया तो बच्चे होने में भी बहुत दिक्कत होगी। समझ रहा है ना बेटा मेरी बात? हम आप चिंता मत करो, वो आपने अचानक उससे बच्चे की बात की ना, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। मैं उसे समझाऊंगा। आपकी बहू बहुत समझदार है, आप चिंता ना करो। गौरव ने माँ को तो समझा दिया, लेकिन खुद चिंता करने लगा कि जसलीन को कैसे समझाएगा। वो शादी के लिए इतनी मुश्किल से मानी थी, अब बच्चे के लिए। एक दिन मौका पाकर गौरव ने फिर से जसलीन से बात करने की कोशिश की। जसलीन तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है ना? अगर मेरी कोई मदद की जरूरत हो तो बता देना। थैंक यू माय लव, अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो बता दूंगी। वैसे सब कुछ ना बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा तो अब ये बताओ, तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? अरे बच्चे के बारे में। और किस बारे में? गौरव आप दोबारा वही बात क्यों कर रहे हो? मैं इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती। लेकिन जसलीन आज नहीं तो कल हमें बच्चा करना ही है ना। जितना लेट करेंगे उतनी ही ज्यादा परेशानी होगी। गौरव आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? अभी मुझे बहुत काम मिल रहा है। बच्चा होने के बाद मेरा फिगर खराब हो जाएगा, और फिगर खराब होने का मतलब है करियर खराब। बच्चा होने के बाद तुम दोबारा मॉडलिंग शुरू कर देना। और वैसे भी अब तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हें जो चाहिए मुझसे बोलो, मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करूंगा। बच्चा होने के बाद कौन मुझे काम देगा? एक मॉडल के लिए उसकी शारीरिक खूबसूरती कितनी अहम है, ये बात आप जानते हो ना, फिर भी ये सब बोल रहे हो। और मुझे पता है आप मेरी सारी डिमांड पूरी कर सकते हो, लेकिन मॉडलिंग करना मेरा शौक है, मेरा सपना है। लेकिन जसलीन। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आपने शादी के लिए मुझे फोर्स किया तो मैंने शादी कर ली। अब बच्चे के लिए फोर्स कर रहे हो, लेकिन मैं बच्चे के लिए अपना करियर खराब नहीं करना चाहती। प्लीज इस बारे में आप आगे कोई बात नहीं करेंगे, और अपनी माँ से भी बोल दे कि वो मुझसे इस बारे में कोई बात ना करे। जसलीन ने गौरव और अपनी सास की कोई बात नहीं मानी। वो अपना मॉडलिंग करियर बनाने में लग गई और गौरव अपना बिजनेस बढ़ाने में। सुमित्रा अपना अकेलापन दूर करने के लिए समाज सेवा करने लगी। उसने अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खुलवाया और अपना सारा समय उन अनाथ बेसहारा बच्चों के साथ बिताने लगी। इसी तरह कई साल बीत गए। अब जसलीन एक सुपर मॉडल बन चुकी थी। जसलीन अब तो तुम खुश हो ना? तुमने बचपन से जो सपना देखा वो पूरा कर लिया। अब तुम एक कामयाब मॉडल बन चुकी हो। अब तुम्हें देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान मिल चुकी है। हाँ गौरव, और इस कामयाबी में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर तुम मेरे साथ ना होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। गौरव मैं सोच रही हूँ कि अब हमें एक बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। जसलीन की बात सुनकर गौरव हैरान होकर बोला, चलो देर आए दुरुस्त आए। इस तरह कई साल और बीत गए, लेकिन उन्हें बच्चा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को दिखाने के बाद भी जसलीन की गोद खाली ही रह गई। उसे इस बात का एहसास हो गया कि जो भी हुआ है वो उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ है। जसलीन को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगा। उसने अपनी सास और पति से माफी मांगते हुए कहा, माँ जी, गौरव, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने मॉडलिंग करियर को लेकर इतनी पागल हो गई थी कि मैंने अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। आप दोनों ने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैंने आपकी बात समझने की कोशिश नहीं की। अरे अब रोने से क्या फायदा बहू? पहले तो तुमने हमारी बात नहीं मानी और अब जब तुम्हें अकल आई तो बहुत देर हो चुकी है।
जो अपने घर के बड़ों की बात नहीं मानता उसके साथ ऐसा ही होता है। अब पछताने से क्या होगा। चुप हो जाओ माँ, वो बेचारी पहले ही इतना परेशान है, ऊपर से आप उसे ताने सुना रही हो। अब माफ कर दो उसे। इसे माफ कर दूं? इसकी वजह से हमारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और तू इसे माफ करने की बात कर रहा है। कितना मनहूस दिन था जब मैंने तुम दोनों की शादी करवाई थी। बस करो माँ, जसलीन से नादानी से गलती हो गई है, लेकिन इसने कभी ऐसा नहीं चाहता कि हम हमेशा बेऔलाद रहें और सबको अपना करियर बनाने का हक होता है माँ। गौरव की बात सुनकर जसलीन रोने लगी। गौरव, मुझे माफ कर दो। जिंदगी के सफर में तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया, लेकिन मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकी। हमेशा अपने करियर को ही अहमियत दी। अब मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी, मुझे माफ कर दो। जसलीन को इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि उसने अपनी सास और पति की बात नहीं मानी। अब जसलीन उसी अनाथ आश्रम के अंदर जा रही है जो उसकी सास सुमित्रा देवी ने बनवाया है। गौरव बाहर खड़ा होकर उसे अंदर जाता हुआ देख रहा है। जसलीन के हाथ में कुछ पैकेट है जिसमें बच्चों के लिए खिलौने, किताबें और खाने की चीजें हैं। जसलीन की आंखों में पश्चाताप के आंसू के साथ गहरी खामोशी है। मेघा और मोनू स्टेज शो किया करते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उनके ग्रुप में भी सभी जानते थे कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। उनका ग्रुप एक नए नाटक की तैयारी कर रहा है जो कि बहुत जोर शोर से चल रही थी। आज उनके नाटक का स्टेज शो है। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। सब लोग तैयार है ना? आज हमारे नाटक का पहला शो है और हमें फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत अच्छा देना है। सो ऑल द बेस्ट। इधर नाटक की तैयारी पूरी हो चुकी है। तभी मोनू ग्रीन रूम में कुछ सामान लेने के लिए जाता है। उसका पैर अचानक सीढ़ी से मुड़ जाता है, जिस कारण वो सीढ़ी से गिर जाता है और उसके पैर पर बहुत तेज चोट आ जाती है। नीचे सभी मोनू का इंतजार कर रहे हैं। अरे ये मोनू कहाँ रह गया? नाटक शुरू होने में कुछ ही मिनट बाकी है, जल्दी से उसे ढूंढ कर लाओ। मेकअप मैन जैसे ही ग्रीन रूम में जाता है वो देखता है कि मोनू जमीन पर बैठा है। उसका पैर बुरी तरह सूजा हुआ है। वो उसे उठाकर कुर्सी पर बिठाता है और नीचे जाकर इसकी जानकारी देता है। अरे मोनू भैया का तो पैर सीढ़ी पर मुड़ गया। उनका पैर बुरी तरह सूज गया है, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये सब कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? नाटक शुरू होने में कुछ ही देर है। इतनी जल्दी हम नया आर्टिस्ट कहाँ से लाएंगे? आखिर काफी सोच विचार के बाद ये तय होता है कि मेघा ही मोनू वाला किरदार निभाएगी, क्योंकि उसे मोनू के सभी डायलॉग अच्छे से याद हैं। मेघा काफी घबरा जाती है, परंतु वो हिम्मत से काम लेती है और जल्दी से ग्रीन रूम में जाकर वो कपड़े पहन लेती है जो मोनू पहनते थे। मोनू को एक गुंडे का रोल करना था, जिसे कि लुंगी पहननी होती है। मेघा तैयार होकर स्टेज पर आती है और बहुत अच्छे से मोनू वाला किरदार निभाती है। मेघा की सहेली कहती है, अरे वाह मेघा, तुमने तो मोनू वाला किरदार हूबहू उसी तरह निभाया जैसा कि होना चाहिए। तुमने आज हमारी इज्जत रख ली, वरना हम तो आज कंपटीशन से बाहर ही हो जाते। उधर मोनू को डॉक्टर को दिखाने के बाद उसके घर पर छोड़ आते हैं। डॉक्टर उसे 1 महीने का बेड रेस्ट करने को कहते हैं। अरे यार, मोनू को तो 1 महीने का बेड रेस्ट बता दिया है। 1 महीने से पहले तो वो यहाँ आ नहीं पाएगा, पर मेरा मन उससे मिलने को कर रहा है। मैं तो उससे मिले बिना 1 दिन भी नहीं रह सकती। 1 महीना तो बहुत दूर की बात है। पर तुम्हें पता है ना, उसके घर में लड़कियों का आना जाना मना है। उसके मम्मी पापा को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी लड़की उससे मिलने घर आए। तभी तो आज तक वो तुम्हें भी कभी अपने घर नहीं लेकर गया। उसकी मम्मी थोड़े पुराने विचारों की है, तो तुम भूल जाओ कि अगले 1 महीने तक तुम उससे मिल भी पाओगी। 2-3 दिन बीत जाते हैं। मेघा का मन बहुत बेचैन होने लगता है। काफी सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं अब मोनू से मिलूंगी भी और उसकी मम्मी कुछ बोल भी नहीं पाएंगी। अच्छा, वो कैसे? मैं उसी गेटअप में मोनू के घर जाऊंगी जिसमें मैंने नाटक किया था, मतलब लुंगी पहनकर और मूछें लगाकर। इस तरह मैं मोनू से मिल भी लूंगी और कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। वाह मेघा, कहना पड़ेगा
दिमाग तुम्हारा है बहुत खुराफाती। अगले दिन मेघा लुंगी पहनकर लड़के के कॉस्ट्यूम में पूरा तैयार होकर मोनू से मिलने उसके घर पहुंच जाती है। अरे आप कौन है? आपको किससे मिलना है? अजी मैं मोनू का दोस्त हूँ, आप मुझे जानती नहीं। मैं राजस्थान से आया हूँ, बहुत दिनों बाद यहाँ का चक्कर लगा तो सोचा मोनू भाई से मिलता चलूं। अच्छा, आइए अंदर आइए। अरे मोनू देख तो तेरा कौन सा दोस्त तुझे मिलने आया है, कहता है राजस्थान से आया है। राजस्थान से? पर मेरा तो कोई भी दोस्त राजस्थान में नहीं रहता। मेघा मोनू को आंख मारती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है, पर मोनू कुछ नहीं समझता। अरे आंटी जी, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, जरा मुझे पानी पिला दीजिए ना। मोनू की माँ पानी लेने के लिए रसोई में जाती है। तभी मेघा जल्दी से मूछें उतार कर मोनू को बताती है कि वो मेघा है। मोनू उसे इस गेटअप में देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, वाह, आज पहली बार मैंने लुंगी में इतना क्यूट इंसान देखा है। मेरा मजाक मत बनाओ, तुमसे मिलने के लिए मैंने इतने पापड़ बेले हैं, ऐसे कपड़े पहने, वरना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे मिलूंगी। दोनों वहां बैठकर काफी देर तक ढेर सारी बातें करते हैं। काफी देर बाद मेघा मोनू से कहती है, अच्छा अब बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ, कल मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी। फिर से लुंगी पहन कर आओगी क्या? क्या करें, मजबूरी का नाम लुंगी। दोनों हंसने लगते हैं। मेघा वहां से चली जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और मेघा रोजाना मोनू से मिलने के लिए वही लुंगी पहनकर उसके घर आने लगती है। एक दिन मेघा और मोनू बातें कर रहे थे, तभी मेघा को जोर से छींक आती है और अचानक उसकी मूंछ दूर जाकर गिरती है, वहीं जहां मोनू की माँ बैठी थी, और वो ये नजारा देखकर हैरान रह जाती है। अरे तुम तो लड़की हो, तुमने इस तरह का भेष बनाकर हम सबको धोखा दिया। इतने दिनों से उल्लू बना रही हो हमें। नहीं आंटी जी, आपको धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं जानती हूँ आपको मोनू का लड़कियों से दोस्ती रखना पसंद नहीं है। आपकी भावनाओं को समझते हुए मैंने ये भेष धारण किया, क्योंकि मोनू से मिले बिना मैं इतने दिन नहीं रह सकती थी, और लड़की बनकर यदि मैं यहाँ आती तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। पर ये तो धोखा है ना। तुम किसी के घर में लड़का बनकर रोजाना आ रही हो और यहाँ बैठकर मेरे बेटे से बातें करती हो, ये सब ठीक है क्या? क्या किसी शरीफ घर की लड़की के लक्षण है ये? मोनू की माँ की ऐसी बातें सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उनसे माफी मांगते हुए वहां से जाने लगती है। मोनू की माँ इतने दिनों से उसे देखकर ये समझ गई थी कि वो मोनू से कितना प्यार करती है और उसकी कितनी फिक्र करती है। इसलिए जैसे ही मेघा जाने लगती है, मोनू की माँ तुरंत उसे पीछे से आवाज देती है, सुनो, शरीफ घर की लड़कियां ऐसे किसी के घर में लुंगी पहनकर नहीं जाती। तो ऐसा करो, परमानेंट इस घर में ही रहने लगो। मेघा को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। वो कंफ्यूजन में मोनू की तरफ देखने लगती है। क्या सोच रही हो मेरी लुंगी वाली बहू? मोनू की मम्मी के मुंह से अपने लिए बहू शब्द सुनकर मेघा हैरान और खुश हो जाती है, जिस पर मोनू भी हंसने लगता है। आपने मुझे बहू कहा? बहू नहीं, लुंगी वाली बहू। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और मोनू की माँ मेघा को गले लगा लेती है। ये देखकर मोनू भी बहुत खुश होता है।